नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समृद्धि क्लासेस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं, इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं और इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में। तो इसके पहले हमने एक और वीडियो बना रखा है जो कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम एक इक्वेशंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में ज़्यादातर अच्छा से आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया में बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते थे तो उसके संयोग करने के पश्चात में कुछ नए तरह का पदार्थ का फॉर्मेशन होता था। ये जो प्रोसेस होता था उस प्रोसेस को नाम दिया गया रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो पदार्थ का फॉर्मेशन होता था, रिएक्शंस के पश्चात जो पदार्थ भाग लेते थे और उसके पश्चात रिएक्शन के पश्चात जो नए तरह का पदार्थ का फॉर्मेशन होता था, उनके गुणों में अंतर देखने को मिलता था। तो उस हम रासायनिक अभिक्रिया को पहले क्या किया जाता था कि उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए एक लैंग्वेज के तौर पे लिखा जाता था। तो उस लैंग्वेज के तौर पे लिखने से उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, लिखने में कठिनाइयाँ भी ज़्यादा होती थी। इसलिए उस टाइम को सेव करने के लिए, उस कठिनाइयों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना हम उस रासायनिक अभिक्रिया को लैंग्वेज के तौर पे ना लिख के हम कुछ ऐसा प्रोसेस करें, कुछ ऐसा तरीका ढूंढें जिससे कि हम रासायनिक अभिक्रिया को जो बड़े से बड़े समीकरण है उसको हम छोटे से छोटे पेजों में लिख सकें, कम से कम समयों में लिख सकें। उसके पश्चात क्या हुआ, रासायनिक समीकरण की जो है उत्पत्ति हुई। तो रासायनिक समीकरण क्या है कि हम रासायनिक अभिक्रिया में जो लंबे लंबे लैंग्वेज के तौर पे लिख रहे थे, अब हम उसको लैंग्वेज के तौर पे ना लिख के हम उसको एक स्वयंबल के तौर पे लिखेंगे, एक प्रतीक के तौर पे लिखेंगे, एक सूत्र के तौर पे लिखेंगे। इसके लिए रासायनिक समीकरण की उत्पत्ति हुई। समझते कि एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस सिंपल से समझना क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को लैंग्वेज के फॉर्म में ना लिखकर उसको सूत्र या प्रतीक के रूप में निरूपित करना या लिखना, ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक एग्जाम्पल हमने लिख रखा है कि जब मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन किया जाता है तो उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये जो आप इक्वेशंस देख रहे हैं, जो रिएक्शंस देख रहे हैं, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जब रासायनिक समीकरण की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब लोगों की इसकी जानकारियाँ नहीं थी, तो हम रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे लिखते थे, एक लैंग्वेज के तौर पर लिखते थे। इतना लंबा लिखना पड़ता था, इसको लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, टाइम के साथ साथ क्या होता है, परेशानी भी ज़्यादा होती है लिखने के लिए। तो इस परेशानी से बचने के लिए, इसको इस टाइम को बचाने के लिए, इसको थोड़ा यूनिक बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस रासायनिक समीकरण का उत्पत्ति हुआ। तो इसमें क्या कर दिया गया कि सभी एलिमेंट्स जो थे उस एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक स्वयंबल दे दिया गया। उस स्वयंबल के तौर पे उस पदार्थ का नाम को डिनोट किया गया। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम के लिए एक स्पेशल स्वयंबल दे दिया गया, क्या, Mg। ये मैग्नीशियम के लिए स्पेशल स्वयंबल Mg हो गया। अब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन करना है तो इसके लिए क्या कर दिया, ऑक्सीजन के लिए O2 कर दिया गया। अब ये जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके रिएक्शंस के पश्चात में क्या बन रहा है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए मैग्नीशियम का मैग्नीशियम और ऑक्साइड के लिए O। अब क्या किया गया, इस लैंग्वेज के फॉर्म्स को ना लिख के हम इस स्वयंबल के तौर पे इसको लिखें। इसको लिखने में हमें टाइम का भी बचत हुआ, प्लस में इससे अच्छा देखने में भी लग रहा है। इसका मतलब है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लैंग्वेज के तौर पे ना लिख के, हम उस लैंग्वेज के तौर पे ना लिख के उसको स्वयंबल के तौर पे लिखेंगे तो वही क्या कहलाएगा, हमारे लिए रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जब हम रासायनिक समीकरण को ऐसे निरूपित कर रहे हैं एक स्वयंबल के माध्यम से, तो इसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में स्वयंबल के साथ दर्शाने के साथ साथ जो पदार्थ का स्टेट जो होता है, जो भौतिक अवस्थाएं होती है, उसको भी दर्शाना होता है। भौतिक अवस्था कहने का मतलब कि पदार्थ लिक्विड है तो हमको लिक्विड लिखना पड़ेगा, अगर सॉलिड है तो सॉलिड लिखना पड़ेगा, अगर गैसियस है तो गैसियस लिखना पड़ेगा। यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट को भी हमको दर्शाना होगा, उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाना होगा। तो हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या है, एक सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, गैसियस है, हमको गैसियस है तो इसके लिए हम गैसियस G लिख देंगे। और ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट बना उसको हम क्या लिखेंगे,
ये भी सॉलिड है तो इसको सॉलिड लिखेंगे। अब आप इसमें देखिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कौन है। ये रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण में जो पहले भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम अभिकारक बोलते हैं या रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, ये हमारे लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इसकी रिएक्शंस के पश्चात में एक नया पदार्थ बन रहा है क्या, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे लिए क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे लिए। ये समझ में आई कि रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे या रासायनिक समीकरण को जरूरत क्यों पड़ी। तो सिंपल सा अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लैंग्वेज के तौर पे ना लिख के उसको स्वयंबल के तौर पे लिखना ही क्या कहलाएगा, हमारे लिए रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखा भी जाता है ये हमने बता दिए। आगे हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात हमने एक एग्जांपल लिख रखा है कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे, इसके बारे में बात करें। देखिए एक इक्वेशन से लिख रखे हैं हमने कि जब आयरन होता है वाटर से रिएक्ट करता है